नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी विभाग शिक्षा संकाय संतोषी दास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस संदर्भ में आपने अब तक सीखा कि किसी भी समस्या को हम कहाँ ढूंढें, चाहे वह शैक्षिक प्रशासन संबंधित हो, चाहे वह बच्चों के सीखने संबंधित हो, या शिक्षण विधियों संबंधित हो, या वो कोई वित्तीय समस्या हो। जब तक हम इन क्षेत्रों को पहचान नहीं पाते हैं तब तक समस्या का चयन नहीं हो पाता। और जब समस्या प्रॉब्लम सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, जब उसका हम चयन कर लेते हैं तो चयन करने से प्राय होता है कि उसको चुनना, सेलेक्ट करना, क्योंकि समस्याएं तो बहुत ही असीम हैं, अनंत हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक नहीं हजारों समस्याएं मिल जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं को पहचानना कि वास्तव में आज की इस परिस्थिति में, समय में, क्या वे समस्याएं उतनी उपयोगी हैं जितना हम समझते हैं। जिन क्षेत्रों में उसकी महत्ता हो, उपयोगिता हो, जितनी अधिक उपयोगिता होगी उस समस्या का चयन हम उतने ही अधिक, जिसे कहा जाता है कि हम आगे बढ़ करके उसको ग्रहण करते हैं। तो समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, किसी भी चीज की खोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हमें समस्या की जड़ तक जाना आवश्यक होता है। इसी तरह से बच्चों में जो रुचि का स्तर है, जो पठन पाठन या अधिगम का स्तर है, वह निम्न क्यों हो रहा है, क्यों पढ़ना नहीं चाहता। अगर ये समस्या है तो इसी समस्या को हम अपना उद्देश्य बनाते हैं, शोध का उद्देश्य बनाते हैं, जिसको लेकर के हम उसकी बौद्धिक क्षमता को, उसकी रुचि की क्षमता को, उसकी उपलब्धि को, उसकी सृजनात्मक शक्ति को आदि प्रकार से उसको मापने का, उसके जो इक्विपमेंट हैं, उसके जो देखने के, सुनने के जो तौर तरीके हैं, उसको जांचने मापने के जो उपकरण हैं, ऐसी चीजों के द्वारा हम जब माप करते हैं तब हमें पता लगता है कि उसका वास्तव में रुझान पठन पाठन में क्यों नहीं है। तो जो शोध होता है, रिसर्च जो होता है, वह समस्या पर ही आधारित होता है। और समस्या जितनी जटिल होती है, कार्य करने का जो उन्माद होता है, जो कार्य करने का एक तरीका होता है, वह भी बहुत प्रभावकारी होता है। तो समस्या को चयन करना, उसको परिभाषित करना, समस्याओं के समाधान के लिए उसकी इमेजिन करना, परिकल्पना बनाना, हाइपोथेसिस करना। क्योंकि जब तक हम समस्या को समझ नहीं पाते हैं, उसके समाधान के लिए कोई भी एक हल ढूंढ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समस्या अगर हमें ज्ञात हो गई, क्षेत्र में ज्ञात हो गया, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम हमें उस तक पहुंचने के लिए, उसका समाधान करने के लिए परिकल्पना का प्राय है, जो हम एक हाइपोथेसिस करते हैं, जो हम जाने का एक माध्यम, समस्या को समाप्त करने का एक माध्यम ढूंढते हैं, जिस माध्यम पर, जिस रास्ते पर, जिन सीढ़ियों पर चल करके हम उस समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना या शोध का एक बहुत ही अच्छा और पारिभाषिक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसकी उपयोगिता शोध के क्षेत्र में या किसी भी दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान करने के लिए हम करते रहते हैं। हम जीवन में जी रहे हैं, रह रहे हैं, खान पान, रहन सहन, बोल भाषा आदि की समस्याएं प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से हमें कैसे निजात पाना है, इसके लिए हम परिकल्पना यानी कुछ ना कुछ अपना सूझबूझ के द्वारा हम ऐसा करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा और हमारा कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। तो जो यह सोच है, यही परिकल्पना है। अब ये परिकल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं, आपने इसको भी देखा, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य या नल हाइपोथेसिस। इनके विषय में हमने आपको अच्छी तरह से परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, परिकल्पनाओं का लेखन कैसे होता है, इन परिकल्पनाओं की समस्या के समाधान उपयोगिता कैसे होती है, इनका
जिसे कहा जाता है प्रमाणीकरण या सिद्ध क्या कैसे किया जाता है, इनकी वैधता क्या है, इनकी विश्वसनीयता क्या है, इनकी वस्तुनिष्ठता क्या है, इन सारी चीजों के लिए पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो परिकल्पना और उसकी समस्या से संबंधित तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। उसी में आता है कि जब परिकल्पनाएं हमारी बन जाती हैं, समस्या के समाधान के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम दो चरों को लेते हैं, जब दो वेरिएबल्स के बीच में उसके अंतर को, उसके संबंधों को, कोरिलेशन को, सहसंबंध को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसके आधार पर हम समस्या को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अपनी परिकल्पना के आधार पर, हम चरों के आधार पर हम आंकड़ों का, डाटा का कलेक्शन करते हैं, संग्रह करते हैं, और जब डाटा कलेक्शन हो जाता है तो उसी के आधार पर उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। और जब परीक्षण में जो परिकल्पना हमारी सही मायने में अपना रिजल्ट देती है, रिस्पांस देती है, उस परिकल्पना को हम ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वही परिकल्पना वैध होती है, वही परिकल्पना समस्या के समाधान में उपयोगी सिद्ध होती है। अन्य परिकल्पनाएं भी अगर हम बनाए हैं तो उनको छोड़ देते हैं। तो जिसको हम ग्रहण करते हैं वही परिकल्पना हमारी शुद्ध परिकल्पना या सिद्ध परिकल्पना के रूप में मानी जाती है। इसलिए एक समस्या के समाधान के लिए हम अनेकों परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ये परिकल्पनाएं अस्थायी होती हैं, ये समाधान का एक प्रस्तावित उत्तर तक केवल होती हैं, न कि हम परिकल्पनाओं को अगर बना लेते हैं तो बिल्कुल सही मायने में खरी उतरें, ऐसा कोई भी हम दावा नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी हम अपने रास्ते पर चलते हुए समस्या का समाधान करने के लिए एक रास्ते को चुनने के बाद दूसरे रास्ते को चुन लेते, पहले को छोड़ देते हैं। अर्थात परिकल्पनाओं को छोड़ने की, त्यागने की प्रवृत्ति भी शोध में होनी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक ही रास्ते पर चलते चलते हो सकता है बहुत ही खर्चीला हो, उसमें समय ज्यादा लगता हो और प्रयोगकर्ता वहां तक अपनी क्षमता नहीं दिखा पाता, सामर्थ्य उसकी नहीं हो, तो ऐसी परिकल्पनाओं को सब त्यागने में ही अच्छाई है, उसका विशेष कल्याण है। यही कहा जाता है कि परिकल्पनाओं का चयन करते समय, उसका सिद्धि करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम जो भी रास्ता चयन कर रहे हैं, जो भी परिकल्पना बना रहे हैं, क्या वह मेरे अनुकूल है, क्या मेरी क्षमता में है, क्या आर्थिक रूप से मैं उतना उसमें खर्च कर सकता हूँ, उतना समय दे सकता हूँ, सर्वे आदि करना है, तमाम प्रकार के उपकरणों को एकत्र करना है, क्या उसमें हम समर्थ हैं। तो यही सब चीजें जब हम कलेक्ट करते हैं तो ही उपकरण के रूप में हो जाते हैं। हमारे समस्या संबंधित, परिकल्पना संबंधित जितने भी तकनीकी हैं, जो भी टेक्निक है, जो भी हमारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, इन समस्त चीजों को जब तक हम एकत्र नहीं करेंगे तब तक समस्या के उस समाधान को हम कर नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद उसका रेमेडिकल। यानी डायग्नोसिस का प्राय जांचना, पड़ताल करना, पता लगाना कि आखिर कहाँ समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, कब से है। तो जब हम कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के द्वारा इसको जानने का प्रयास करते हैं तो समस्या की जानकारी हमें मिल जाती है, और उसी के आधार पर हम उपकरणों का चयन करते हैं, टूल्स का चयन करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चर या परिवर्ती वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये चर की क्या भूमिका होती है, इस परिकल्पनाओं की सिद्धि में, इन समस्याओं के निदान में हम चरों का चयन कैसे करें, ये चर होते क्या हैं, ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, इन्हीं को हम परिवर्ती भी कहते हैं। अर्थात इन परिवर्तियों का एक अच्छे शोध में, अन्वेषण में, अनुसंधान में क्या उपयोगिता होती है, क्या बिना चरों के हम किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, क्या इन्हें शोध के अंतर्गत लेना ही आवश्यक है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इस चीजों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अनुसंधान से संबंधित, शिक्षा में खोज से संबंधित, अन्वेषण से संबंधित तमाम प्रकार की जो शब्दावलियां हैं, शोध के जो शब्द हैं, जो उनके तरीके हैं, जो उपकरण हैं, उनके विषय में एक एक करके अच्छी तरह से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यह पहले निश्चित करें क्या आपको इसमें रुचि है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट भी जरूर दिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि परिवर्ती या चर वेरिएबल्स होता क्या है। तो वेरिएबल्स का प्राय होता है, चर एक ऐसा गुण है
जिसकी अनेक मात्राएं हो सकती हैं। ये तो परिभाषा है चर की। लेकिन चर का अप्राय सीधी सीधी होता है कि इस संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी निहित है, स्थित है, उसका कोई ना कोई एक नाम होता है। वही नाम, वही वस्तु जिसके आधार पर उसकी पहचान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। वही वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का प्राय, परिवर्ती का प्राय है। संसार में जो कुछ भी है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हम उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। तो जब हम किसी चीज का नामकरण कर लेते हैं, जिसे हम संज्ञा इत्यादि है, स्थान है, किसी चीज के गुण के आधार पर है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये चर कहलाती हैं। यही वेरिएबल्स होते हैं। तो जो चर होते हैं, जो नामकरण होता है या जो स्थान है, इसके तमाम प्रकार के उसके अंदर गुण होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं, उसकी मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से चर का अप्राय या परिवर्ती का प्राय, वेरिएबल्स का अप्राय आप सीधे सीधे यही समझें कि जो भी कुछ वस्तु है जो शोध में, प्रयोग में लाई जा रही है, उसके जो जो अंग हैं, जिन जिन चीजों पर चल करके हम कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वे सारी चीजें क्या हैं? एज ए वेरिएबल्स, वे चर के रूप में ही स्थित हैं, जिसके आधार पर हमें कार्य को करना है। तो चर यह एक तरह से दो चीजों या किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए जब हम दो वस्तुओं में परस्पर उनके कोरिलेशन को, संबंध को, उनके अंतर को जानने का प्रयास करते हैं, तो ही चर कहलाते हैं। अर्थात चरों के आधार पर ही हम मेरिट डिमेरिट का आकलन करते हैं, उसमें कंपैरिजन करते हैं, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जो कम बुद्धि वाले माता पिता हैं, ऐसे माता पिता की जो संतान होती है, उनका बुद्धि स्तर कम होता है अपेक्षाकृत ऐसे माता पिता जिनकी बुद्धि का स्तर उच्च होता है उनके बच्चों की अपेक्षा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? दो प्रकार के चरों को ले रहे हैं, एक माता पिता, दूसरे बच्चे। तीसरा उसमें चर कहां से आ रहा है? बुद्धि का आ रहा है। यानी माता पिता एक चर हो गए, बच्चे उनके दूसरे चर हो गए, और उनके जो बुद्धि का लेवल है वह तीसरा चर हो जाएगा। इस तरह से चर का प्राय है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो चीजें हमें आवश्यक हैं, जिनके आधार पर हम एक कंपैरिजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वही सब क्या है? वेरिएबल्स हैं, वही चर हैं। अब इन चर की परिभाषाओं को देखिए। चर एक ऐसा गुण है जिसकी अनेक मात्राएं हो सकती हैं। यानी चर जो वेरिएबल्स है, जो एक वस्तु है, चाहे वह आयु हो, चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे लिंग हो, चाहे उसका अब क्षमता हो, उसकी अब प्रेरणा हो, ये सारी चीजें एक चर के रूप में हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का, उसके गुणों का हम मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से हम निर्धारण कर सकते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई क्या है, हम इसको एक मात्रा में, वजन आदि को दिखा सकते हैं। उसके अंदर गुण क्या है, हम कुछ परीक्षणों के आधार पर गुणों को भी बता सकते हैं कि बुद्धिमान है, सोच वाला है, सृजनात्मक है, उपलब्धि क्षमता में आगे बढ़ने वाला है, अचीविंग कर सकता है। ये सारी चीजें हम टेस्टिंग के द्वारा हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम बुद्धि को अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो बुद्धि एक चर के रूप में होगा। इसी तरह से उसके वजन को अगर देखना चाहते हैं तो वह भी एक चर के रूप में होगा। उसकी लंबाई के रूप में देखना चाहते हैं तो उसकी जो संख्या वह भी एक चर के रूप में है। तो चर का प्राय होता है कि वह कुछ ना कुछ उसके अंदर के गुणों को या मात्राओं को जरूर व्यक्त करता है। इसलिए चर के दो पक्ष होते हैं, एक गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक, माने क्वांटिटी वाला और क्वालिटी वाला। मात्रात्मक में संख्याएं निर्धारित होती हैं, उसका मापन करना संभव होता है। लेकिन जो गुणात्मक होता है उस ऐसे चरों का हम मापन पूरी तरह से, जिसे कहा जाता है एक्यूरेट, नहीं कर सकते। क्योंकि गुण ऐसे चीजें हैं जो कुछ तो प्रकट होते हैं और तमाम गुण ऐसे होते हैं जो अप्रकट होते हैं, गुण होते हैं। इसलिए गुणों का हम बहुत अच्छी तरह से मापन नहीं कर पाते अपेक्षाकृत, जैसा कि हम मात्रात्मक रूप से किसी संख्याओं के रूप में हम उसकी जो क्षमताएं हैं उसका आंकिक मापन कर लेते हैं। दूसरी परिभाषा, प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापन योग्य गुणों को
चर कहा जाता है। यानी चर क्या है? या किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी प्राणी के लिए या किसी भी चीज के लिए जो मापने योग्य गुण है, माने उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको हम मापने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम एक मूल्यांकन करना चाहते हैं, जिसके आधार पर अन्य लोगों से उसका हम वेरिएशन कर रहे हैं, यही क्या है? चर होता है, यही वेरिएबल होता है। तो चर से प्राप्त सीधे सीधे है कि ऐसे गुण जो किसी वस्तु में, किसी प्राणी में उसको मापने के लिए अलग करते हैं, उसके मापन का एक स्रोत बनते हैं, एक साधन बनते हैं, उन्हीं को हम चर कहते हैं। तो इसको एमेटो ने कहा है। तो डी एमेटो एक अच्छे रिसर्चर हैं, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने अपने इस परिभाषा में ये स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है कि कुछ ना कुछ संसार में जिसकी स्थिति है वे सब वस्तु हैं, चीज हैं, चाहे वह प्राणिक रूप में हो, सजीव रूप में हो, निर्जीव रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, उनका कोई ना कोई एक स्थान अस्तित्व है। ऐसे समस्त वस्तुओं के अंदर कुछ ना कुछ गुण हैं, वही गुण जो होते हैं, वही गुण क्या होते हैं? उन्हीं गुणों को हम चर कहते हैं। यानी उस वस्तु के अंदर जो उसकी क्वालिटी है, जो वह उस वस्तु से अन्य वस्तुओं से अलग करता है, वही हम चर होता है, वही गुण कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। तो चर से अभिप्राय है कि यह वस्तु जिसके आधार पर हम दो वस्तुओं में कंपैरिजन करते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, उनके दोषों को देखते हैं और उसके आधार पर उसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। तो चर, वेरिएबल्स या परिवर्ती ये समानार्थी हैं। इनका प्रयोग सदैव अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये चर वास्तव में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चरों के जो कार्य करने की जो प्रारूप रूपरेखा है, उसमें तीन चीजें मुख्य रूप से आती हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तेजक, जैविक और क्रिया, स्टिमुलस, ऑर्गेनिक एंड रिस्पांस। अब हम इन तीनों को अगर समझ लेते हैं तो हम समस्त प्रकार के जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं, उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले जो चर हैं, उन चरों के गुणों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उत्तेजक, स्टिमुलस, वेरिएशन को जानने का प्रयास करते हैं। उत्तेजक का प्राय क्या होता है? जो स्टिमुलस माने उद्दीप्त करे। जैसे भूख लगने पर भोजन की सुगंध आ रही हो तो भोजन हमें क्या करता है? उद्दीप्त करता है। यह उद्दीपन एक चर है। प्यास लगी है, पानी सामने रखा है, लेकिन पानी आपको मिल नहीं रहा है, वह पानी क्या करेगा? आपको बार बार उद्दीप्त करेगा। उसको प्राप्त करने के लिए आप अनुक्रिया करोगे, रिस्पांस करोगे कि मैं कैसे प्राप्त कर लूं। तो उद्दीपन, स्टिमुलस, यह एक चर होता है। अगर हम किसी भी वस्तु के प्रति अपनी प्रतिक्रिया ना दें तो समझ जाइए कि हम एक तरह से निर्जीव हो चुके हैं, हमारे अंदर कोई जीवन के लक्षण नहीं है। यही कारण है कि बालक चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, वह प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। वही प्रतिक्रिया उसकी समस्याओं के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसके गुणों को पहचानने के लिए एक माध्यम होते हैं, स्रोत होते हैं। तो उद्दीपन होना यानी मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? किसी अन्य को देख करके। वो पढ़ रहा है तो मुझको पढ़ना चाहिए। वह अच्छे कार्यों कर रहा है तो मुझको अच्छे कार्य करना चाहिए। यानी कोई ना कोई व्यक्ति आपको दीप्त करता है, कोई ना कोई वस्तुएं आपको दीप्त करती हैं। कुछ ना कुछ चीजें लोग खा पी रहे हैं, उसको देख करके हमारा भी मन करता है। वे लोग और वे व्यंजन आपको उद्दीप्त करते हैं। तो स्टिमुलस यह एक ऐसा चर है कि जो समस्त प्राणियों में पाया जाता है, और यह जितना ही अधिक होगा, उत्तेजित करने की क्षमता होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक उसमें रिस्पांस करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो मनोविज्ञान में या शोध में दो प्रकार की चीजों का बहुतायत रूप में प्रयोग किया गया है। एक स्टिमुलस यस और दूसरा रिस्पांस आर। इसीलिए यस आर बॉन्ड के रूप में, माने यस और आर, स्टिमुलस एंड रिस्पांस का जो अनुबंध है, हम इस चीज को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समस्त प्रकार के अनुसंधानों को यहाँ पर सिद्ध किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। तो रिसर्च
माने रिस्पांस और स्टिमुलस, बीच में आता है ऑर्गेनिक, जैविक। जैविक से प्राप्त होता है कि समस्त प्राणियों में कार्य करने के लिए, समझने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे गुण जरूर होते हैं जो अपनी प्रक्रियाओं को देता है। जैसे मनुष्य है, बालक है, प्राणी है, जीव जंतु हैं। हम अगर उनके प्रति कुछ व्यवहार करते हैं, उन्हें किसी प्रकार से परेशान करते हैं, तो वह जीव जंतु भी आपके उस व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर हमारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा है तो वह अच्छा रिस्पांस देता है, हमारा वर्ताव उसके प्रति बुरा है तो उसकी अनुक्रिया रिस्पांस भी बुरा होता है। ये देखने को कहाँ मिलता है? उस जैविक अर्थात जीव के अंदर जो एक्टिविटी है, जो उसका बिहेव है, उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमारे द्वारा उद्दीप्त करने पर वो जिस प्रकार का रिस्पांस कर रहा है, वह सब कुछ उसके वाणी के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा, आंगिक संरचनाओं के द्वारा, उसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उससे हम पता लगा लेते हैं। तो चर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से कार्य करते हैं। एक उत्तेजक रूप में, दूसरा उसके अनुक्रिया रिस्पांस रूप में, और तीसरा होता है जैविक ऑर्गेनिक रूप में, जो प्राणी के ऊपर अपना सीधे सीधे प्रभाव डालता है, जिसके आधार पर वह अनेकों प्रकार के कार्य करने के लिए उद्यत होता है, कभी वाणी के द्वारा, कभी शरीर के द्वारा, कभी कर्म के द्वारा। हम उसके बिहेव को देख लेते हैं। जैसे कोई पशु है, वह आपकी तरफ देख रहा है, पैरों से मिट्टी को कुरेद रहा है और मुख से तेजी से आवाज निकाल रहा है भूं भूं की, तो उसको देखने से क्या लगेगा? यानी वह आपको मारना चाहता है, आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी इस व्यवहार को देख करके, इस हरकत को देख करके व्यक्ति क्या हो जाता है? अनुक्रिया करता है, अपने बचाव के लिए आगे या पीछे भागने का प्रयास करता है। तो जो जैविक चीजें होती हैं, जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, समस्त जो लक्षण होते हैं, जो चेंजिंग होती हैं, जो कुछ भी उनके रिस्पांस होते हैं, उनके अंदर ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को जब पढ़ाता है शिक्षक, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत ही अनन्यमनस्क होकर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? वे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हम प्रतिक्रिया के आधार पर कौन प्रतिक्रिया दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इन्हीं दोनों व्यवहारों के आधार पर, गुणों के आधार पर यह निश्चित कर लेते हैं कितने बच्चे पढ़ने में मन लगा रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ने में इस समय विरत हैं, अर्थात उनमें उनका मन नहीं लग रहा है, जिसके लिए मुझे अपनी शिक्षण विधियों को चेंज करना आवश्यक है। जब तक हम शिक्षण विधियों को नहीं बदलेंगे, उसमें कुछ कहानियों को नहीं लाएंगे, चुटकुलों को नहीं लाएंगे, ऐसे उदाहरणों को, दृष्टांतों को नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे बच्चे जो हमारे इन चीजों को सुनने में रुचि नहीं ले रहे हैं, वो रुचि नहीं लेंगे। हमें यह विशेष ध्यान देना है कि हम जब चरों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें स्टिमुलस, उत्तेजक या उद्दीप्त करने के जरूर भाव हों, और वह भाव जितना अधिक होगा, बालक उतनी अच्छी अनुक्रिया आपके प्रति करेंगे। इसी को हम फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट के आधार पर सिद्ध करते हैं। अगर उनका फीडबैक हमें अच्छा मिलता है, उनके द्वारा रेनफोर्समेंट जो हम उनको दे रहे हैं, उसके आधार प्रशंसा या पुरस्कार का जो भाव आता है, अगर हम उस पुरस्कार और दे करके उनके कार्यों के द्वारा, उनकी उपलब्धियों के द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, तो उनका रिस्पांस सदैव अच्छा आएगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं। यह भी हमारी एक परिकल्पना हो सकती है कि पुरस्कार के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा बच्चों में जो अधिगम करने की, लर्निंग करने की जो कैपेसिटी है, वह बढ़ जाती है। अगर इस परिकल्पना को हम लेकर के चलते हैं तो एक पुरस्कार हो जाएगा चर, और दूसरा उनकी अधिगम क्षमता का बढ़ना होगा। तो अधिगम की क्षमता बढ़ती कैसे है? पुरस्कार के द्वारा। तो पुरस्कार और लर्निंग पावर, ये 2 चल हो जाएंगे, जिसमें पुरस्कार या आपका उत्तेजक स्टिमुलस वेरिएबल होगा, जो उद्दीप्त कर रहा है कि मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा और बताऊंगा तो मुझे ये चीजें और मिलेंगी पुरस्कार रूप में, अवार्ड रूप में। नहीं बता पाता हूं तो मेरा अवार्ड एक नुकसान में जाएगा। इसलिए जो पुरस्कार होते हैं, अवार्ड होते हैं, ये निश्चित रूप से सीखने में एक प्रेरणा का काम करते हैं, एक उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनकी रुचि को उसमें लगाने का कार्य करते हैं, उनके ध्यान को केंद्रित करने का प्रयोग भी इसमें सम्मिलित होता है। और जब उत्तेजक या स्टिमुलस
जितना अच्छा होता है, जितने अच्छे पुरस्कार होते हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति अपने रिस्पांस को, अनुक्रिया को, कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता, प्रतिक्रिया देता है। कभी कभी देखिए तमाम प्रकार की चीजें होती है कि आप इतना काम कर दोगे तो मैं आपको एक पेन दे दूंगा, या आपको मैं कक्षा का मॉनिटर बना दूंगा। जो हम बच्चों की इस प्रकार की बातें कहते हैं, उद्दीपन देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, उसी के आधार पर उनका वास्तविक रिएक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन रिएक्शन होता किसमें है? उन बच्चों में होता है, ऑर्गेनिक में होता है। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो उत्तेजक होता है, स्टिमुलस होता है, जब तक यह हमें उद्दीप्त नहीं करेगा तब तक हम किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करेंगे। उद्दीपन और अनुक्रिया होती किसमें है? वह किसी न किसी जीव में होती है, व्यक्ति में होती है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कार्य वह 3 रूपों में चलता है, एक तो उत्तेजक रूप में, दूसरे अनुक्रिया रूप में, तीसरा उसमें ऑर्गेनिक रूप में, जैविक रूप में। इसी को हम ROS के रूप में भी जानते हैं, रिस्पांस, ऑर्गेनिक एंड स्टिमुलस। तो ये तीनों चीजें किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हैं, आवश्यक है। अब देखते हैं चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, माने चर कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो चर केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर, माने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये 2 चर ऐसे चर हैं कि जो पूरे शोध कार्य को, अनुसंधान कार्य को प्रभावित करते रहते हैं। अब स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, या आश्रित चर क्या है, संगत चर क्या है, इसमें अनेकों भेद उपभेद बनते चले जाते हैं। तो मूल रूप से चर 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रित चर और दूसरा स्वतंत्र चर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आश्रित चर मान डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आश्रित चर क्या होते हैं? आश्रित चर का प्राय होता है कि जब स्वतंत्र चर के द्वारा कोई रिस्पांस अनुक्रिया होती है जिसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, अर्थात आश्रित चर सदैव स्वतंत्र चर के अधीन होते हैं, वे एक स्थिर होते हैं, उसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है जब तक स्वतंत्र चर उस पर अपना कोई प्रभाव ना डाले। तो आश्रित चर का प्राय है जो स्वतंत्र चर पर पूरी तरह से निर्भर हो, डिपेंड हो। तो जब स्वतंत्र चर किसी चीज को कार्य करने के लिए, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए, गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जब प्रभाव डालता है तो वह आश्रित चर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये आश्रित चर जो होते हैं ये गुणात्मक, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और मात्रात्मक चर अर्थात क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के रूप में जाने जाते हैं। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, अर्थात स्वतंत्र चर क्या होते हैं। स्वतंत्र चर का प्राय होता है कि जो घटाए बढ़ाए जा सकते हो, जो प्रभाव के आधार पर उनकी संख्या को कभी काटा छाटा जा सकता हो। जैसे अधिक कार्य कराना होता है तो हम क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। पुरस्कारों की संख्या को बढ़ा दीजिए, कार्य तीव्र गति से होगा। पुरस्कारों की संख्या को घटा दीजिए, कार्य करने की जो लोगों का एक मूड है, जो मनोदशा है, जो एक रुझान टेंडेंसी है वह कम हो जाती है। इस तरह से जो स्वतंत्र चर होते हैं या प्रयोगकर्ता के नियंत्रण होते हैं। प्रयोगकर्ता, अनुसंधानकर्ता जैसा चाहे वैसा कार्य करा सकता है, उसी प्रकार के चरों का प्रयोग कर सकता है। कभी वह चरों की मात्रा को बढ़ा करके उसके रिस्पांस को जान सकता है, जैसे समय कम हो, काम ज्यादा करना हो। ऐसे समय हम क्या करते हैं, मैन पावर को बढ़ा देते हैं, पूंजी को बढ़ा देते हैं, जिसके आधार पर कार्य की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है और कम समय में वह कार्य पूर्ण हो जाता है, रिस्पांस अच्छा जाता है। तो स्वतंत्र चर का प्राय होता है कि जब इसको हम अधिक मात्रा में बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, माने इसमें काट छांट करना संभव होता है। लेकिन जो आश्रित चर होता है उसमें किसी भी प्रकार की काट छांट हम नहीं कर सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र चर और मात्रात्मक, स्वतंत्र चर और आश्रित चर या परतंत्र चर में अंतर यही होता है। स्वतंत्र चर को प्रयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार, उपयोगिता अनुसार उसमें चेंजिंग करता है, परिवर्तन करता है, उनकी मात्राओं को घटा या बढ़ा सकता है। लेकिन जो आश्रित चर होते हैं, जैसे कहा जाए कि जो बालक हैं उनकी जो आंकिक क्षमता है
वह बालिकाओं की आंकिक क्षमता की तुलना में कम है। यानी आंकिक क्षमता बालक और बालिका, ये दो चर हो गए। बालक बालिका जो लिंग है यह स्वतंत्र चर है, और उसमें जो आंकिक योग्यता है यह क्या है, यह एक तरह से प्राश्रित चर है। इसको हम निर्भर चर कहते हैं, इसको आश्रित चर कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं। यानी बालक बालिकाओं में उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, स्वतंत्र चरों के आधार पर उस प्रकार के उद्दीपनों को देकर, आंकिक क्षमताओं से संबंधित प्रश्नावलियों को देख करके, कार्यों को देख करके हम इसको अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो स्वतंत्र चर के अंतर्गत यही विशेषता होती है कि इसे काटा छांटा जा सकता है, इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन परतंत्र चर जो होता है, आश्रित चर जो होता है, डिपेंडेंट चर जो होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरह से स्थिर चर होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो स्वतंत्र चर होता है इसके भी दो भाग होते हैं, एक सक्रिय या प्रक्रियात्मक और दूसरा क्वालिटी गुण चर होता है। तो सक्रिय या प्रक्रियात्मक चर का प्राय होता है कि जिसमें चरों की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता हो। यानी हमने बताया कि अगर कार्य को कराना है तो उसमें कुछ पूंजी को बढ़ा दीजिए, कुछ मैन पावर बढ़ा दीजिए, लोगों की संख्या को बढ़ा दीजिए, कार्य जल्दी होगा। ये सक्रिय है, प्रक्रिया है, यानी इसमें काट छांट करना संभव है, संख्याओं को बढ़ाना घटाना संभव होता है। स्वतंत्र चर में जो सक्रिय प्रक्रिया एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इनकी संख्याओं को बढ़ा करके हम इनके रिस्पांस को ले सकते हैं। लेकिन जो गुण चर होते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से हम जो गुणात्मक क्षमताएं हैं ना तो उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रयोगकर्ता के हाथ में नहीं होता। कोई व्यक्ति रिएक्शन करे या ना करे ये प्रयोगकर्ता पर डिपेंड नहीं है। वह चरों को, स्वतंत्र चरों को बढ़ा करके रिएक्शन ले सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कोई रिएक्शन नहीं देंगे, शांत रहेंगे। आप कुछ बोलते रहो, कहते रहो, वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देते। तो ऐसे अंदर जो उनके अंदर गुण है, सहनशीलता है, जो सोचने की समझने की अपनी एक क्षमता है, उस पर रिस्पांस ना देना या गुण चर को व्यक्त करता है। यानी इसमें चाहे किसी प्रकार का काट छांट कर डालें, किसी प्रकार से भी हम स्वतंत्र चरों की संख्याओं को घटा बढ़ा डालें, लेकिन उनमें किसी प्रकार का रिस्पांस प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसी को हम गुण चर कहते हैं। अर्थात जो सहनशील है, सहन करने की आदत रखता है, जो हर चीज पर तुरंत विक्षिप्त हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, प्रतिक्रिया देता है, वह उद्दीप्त होता रहेगा। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन कर पाना गुणचर में ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन सक्रिय प्रक्रिया चर में हम परिवर्तनों को कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। हम इसकी मात्राओं को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन गुणचर में हम किसी की आयु को नहीं बदल सकते, हम किसी के अंदर की जो उसकी व्यक्तित्व की क्षमता उसको जल्दी नहीं चेंज कर सकते, उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है, प्रेरणा है, हम उसको अच्छी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि गुणचर या एक ऐसा चर होता है जो बहुत व्यापक होता है, इसको मात्रात्मक रूप में माप ही नहीं सकते। तो इसलिए जो स्वतंत्र चर होता है या सक्रिय चर और गुणचर के रूप में कार्य करता है। सक्रिय चर वही चर होता है जिसमें हम स्वतंत्र चर की मात्राओं को घटा बढ़ा करके अपने उद्दीपन या स्टिमुलस को और बढ़ा सकते हैं, रिस्पांस को ले सकते हैं। लेकिन जो गुणचर होता है, क्वालिटी वेरिएबल्स होता है, इसमें प्रयोगकर्ता का उतना बस नहीं होता है, कि उतना नियंत्रण नहीं होता है कि वह उन चीजों को करने में समर्थ हो सके। इस तरह से आप देखेंगे कि जो आश्रित चर और स्वतंत्र चर हैं, इन दोनों चरों के अंतर्गत दो चीजें हमें देखने को मिली, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। यहां पर भी जो सक्रिय या प्रक्रियात्मक चर है यह क्या है, एक तरह से मात्रात्मक चर ही होता है। तो मात्रात्मक चर में मात्राएं डिसाइड होती हैं, संख्याएं डिसाइड होती हैं, उसकी क्वांटिटी को हम एक तरह से निश्चित कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि एक सेकंड का 100वां भाग, सेकंड का 1000वां भाग, तो जो 100वां 1000वां भाग है इसको भी हम माप सकते हैं, ये मात्रात्मक होता है। लेकिन क्वालिटी क्या है, किसी के अंदर कितनी बुद्धि है, हम इसको माप नहीं सकते। किसी एक क्षेत्र में, एक विषय में, किसी एक कार्य में
हम माप सकते हैं, लेकिन उसके संपूर्ण बुद्धि कौशल को माप पाना यह मुश्किल होता है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को जान पाते हैं जिसके प्रति हम कुछ ना कुछ प्रश्नों को पूछते हैं, कुछ ना कुछ स्टिमुलस रखते हैं जिसका उससे रिस्पांस लेते हैं। लेकिन जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, हम प्रत्येक क्षेत्र में उसका ना तो उतना पूछताछ कर सकते हैं, ना तो उसकी मानसिक क्षमता को आंक सकते हैं, ना जान सकते हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता है। इसलिए जो गुणचल होता है या एक तरह से मापने की क्षमता के काफी बाहर होता है, ये विस्तृत होता है, व्यापक होता है। इसलिए जीवन का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, जो समय है, वो प्रत्येक समय में क्या परिवर्तन आ रहे हैं इसको जान पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह से मात्रात्मक और गुणात्मक दो रूप में आए। इसी तरह से मात्रात्मक चर को अगर हम देखें तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक सतत कॉन्टिन्यूअस होता है और दूसरा डिस्क्रीट खंडित या असतत होता है। सतत चर का प्राय होता है, कॉन्टिन्यूअस चर का प्राय होता है कि ऐसे चर जो किसी कार्य को मात्रात्मक रूप में मापने में समर्थ होते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर एक सेकंड के 100वें भाग या 1000वें भाग को भी मापना हो तो वहां पर भी उसको हम माप सकते हैं। ये सतत है, कॉन्टिन्यूअस, इसमें किसी प्रकार का विखंडन नहीं है, हम उसका मापन कर सकते हैं। जैसे अणु का 1000वां भाग, जो छोटा भाग होता है परमाणु होता है, हमने मापन कैसे किया? मात्रात्मक रूप में किया। तो मात्रात्मक रूप में जो सतत वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, इसमें हम उसकी क्षमता को अंकों के रूप में माप सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रीट या खंडित वेरिएबल्स होते हैं, हम इसको माप नहीं सकते। जैसे अगर कहा जाए कि मनुष्य में 3, 4, 5 तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हम 3.5, 4.5 या 5.5 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणी को अगर हम उसको विभाजित कर देते हैं, उसके आधे और पूरे में मिलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा वह नष्ट हो जाता है। इसलिए जो खंडित होता है, जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होता है, इसमें हम किसी भी प्रकार की मात्रात्मक रूप से ऐसे चरों को दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि या प्राणिक रूप में जो सजीव हैं उनको अगर हम विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 बालक, 2.5 बालक, 3.5 बच्चे ऐसे, बल्कि हमें कहते हैं कि 1, 2, 3, 4 बच्चों की संख्या के रूप में उसको प्रमाणित करते हैं, उसको आंकिक रूप में कहते हैं। तो जो सतत चर होता है इसका तो मापन संभव होता है, लेकिन जो असतत चर होते हैं, जो खंडित चर होते हैं, इसकी केवल हम गिनती कर पाते हैं कि 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी ऐसे कह सकते हैं, ना कि हम आदमी में भी माप तोल करके उसका अनुपात निकाल करके कितने हैं उसको दशमलव या उसके जो पॉइंट है उसमें उसको लेने का प्रयास करें। तो सतत और खंडित दो प्रकार के चर हो गए मात्रात्मक में। सतत चर का प्राय होता है जिसका मापन हम कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी उसका मापन संभव है, और खंडित चर का प्राय होता है कि जिसका मापन कर पाना संभव नहीं है, जिसको केवल हम गिनती के रूप में बता सकते हैं, उसका विभाजन करके उसे सिद्ध नहीं कर सकते। इसी तरह से एक तीसरा चर जो मुख्य रूप से स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों को प्रभावित करता रहता है, उसे हम रेलिवेंट वेरिएबल्स कहते हैं। यानी प्रासंगिक चर या बहिरंग चर या अस्त व्यस्त कर देने वाला चर, संगत चर आदि के नाम से इसको अभिहित किया जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो जो रेलिवेंट चर होता है, अर्थात जो प्रासंगिक चर होता है या स्वतंत्र चर की ही श्रेणी का एक चर होता है, जिसकी मात्राओं को हम घटा बढ़ा करके हम उसके रिस्पांस को, माने प्रतिक्रिया को, प्राणी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रिलेवेंट चर होता है, बहिरंग या अस्तव्यस्त करने वाला जो चर होता है, संगत चर जो होता है, यह भी अपने कार्य को 3 प्रकार से करता है। जैसे प्रयोगकर्ता की संगत कैसी है, प्रयोगकर्ता के अंदर व्यक्तित्व गुण कैसे हैं, वो किन चीजों में अधिक रुचि लेता है, या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रूप में वह अनुसंधान करना चाहता है, सर्वे करना चाहता है। दूसरा होता है परिस्थितिगत, सिचुएशनल, यानी उस समय वातावरण कैसा है, लोगों का एक मूड कैसा है, माहौल कैसा है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। और तीसरा होता है अनुक्रम संगत, उसके सीखने की, उसके कार्य करने की जो एक क्रम है
कि इसके बाद एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, दूसरे की सिद्धि के बाद तीसरी सिद्धि करना, माने एक कार्य को समाप्त करके हम दूसरा काम करेंगे, फिर दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जाएंगे। इस प्रकार एक सीक्वेंशनल होता है जिसके आधार पर रिलेवेंट एलिमेंट जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, अपने उस रिस्पांस को व्यक्त करते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि रिलेवेंट या बहिरंग अस्त व्यस्त कर देने वाला या संगत चर या प्रासंगिक चर होता क्या है। यानी ऐसे चर जो स्वतंत्र चर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनकी संख्या को हम प्रयोगकर्ता या प्रयोज्य के ऊपर लगा करके उसके ऊपर आरोपित करके जानने का प्रयास करते हैं कि प्रयोगकर्ता चाहता क्या है, वह किस विधि से अपने इस अनुसंधान को पूर्ण करना चाहता है, वह प्रयोज्य उसकी वैयक्तिक क्षमता कैसी है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसके अंदर और विशेषताएं या गुण क्या हैं। जब इन चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो जानते हैं कि प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग को किस मेथड से करना चाहता है। क्यों वह इन समस्याओं का ही चयन करता है, क्या वह अन्य क्षेत्रों की समस्याओं को ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का प्राय है हम केवल शैक्षिक संबंधित समस्याओं को ले रहे हैं, उसमें भी कभी कभी कोई शिक्षण संबंधी समस्याओं को लेता है, कोई अधिगम से संबंधित समस्याओं को लेता है, कोई जो है प्रशासन संबंधी समस्याओं को लेता है, कोई अपने उस वित्तीय समस्याओं को जानने का प्रयास करता है कि यहाँ पे शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, वहां पे इतनी सस्ती क्यों है। तो इस प्रकार का जो कुछ भी समस्याओं का चयन करके हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जो चरों का निर्धारण करते हैं, जिसमें हम न्यायाधीश सैंपलिंग लेते हैं, तो वे चर जो प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं, जिसके आधार पर पूरी तरह से जो व्यवस्था चल रही है, कभी कभी उसको अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखने वाले चर भी होते हैं। अगर हम किसी एक समस्या में बहुत अधिक चरों को समावेशित कर देते हैं तो जो खोज होता है, जो अन्वेषण, जो शोध होता है, वह प्रभावित होने लगता है। इसलिए हम कुछ गिने चुने लोगों को ही लेकर के, कुछ चरों को लेकर के कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसमें अच्छा है प्रयोज्य, कौन कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है, किसके रिस्पांस विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, किसके द्वारा कार्य करने पर अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को देख करके प्रयोज्य संगत, जिसको हम कहते हैं फेवरेबल रिलेवेंट, माने जो प्रयोज्य संगत रिलेवेंट हैं, जो प्रयोगकर्ता के व्यक्तिगत गुणों से संबंधित जो चर हैं, ऐसे चरों के आधार पर, जैसे किस आयु वर्ग के लोग अधिक समझदार होते हैं, किस उम्र में जाने के बाद व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता स्थिर हो जाती है, किस उम्र में बच्चे बहुत अधिक रूप से सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आयु होता है। व्यक्तित्व यानी किस प्रकार के व्यक्तित्व इंटरनल और एक्सटर्नली, बाह्य और भीतरी, दोनों प्रकार के गुणों के आधार पर कौन कार्य करने में समर्थ है। तो जो आयु है और व्यक्तित्व है, यह प्रयोज्य संगत है, या प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कभी कभी अनुभवी लोगों को ढूंढा जाता है कार्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आयु और उसकी जो पर्सनालिटी है, रिलेवेंट जो प्रासंगिक चर हैं, वे उसे प्रभावित करते हैं, वे उसकी क्षमता को दर्शाते हैं कि यह व्यक्ति कर सकता है। इसलिए इसे हम टाइप यस वेरिएबल्स कहते हैं। यानी जहां पर आयु, व्यक्तित्व आदि संबंधी जो गुण होते हैं, ऐसे गुणों को ना तो हम घटा सकते हैं, ना तो उसको बढ़ा सकते हैं, बल्कि वह उस प्रयोगकर्ता के भीतर ही समाहित है। उस पर जो कार्य होता है उसे हम टाइप यस वेरिएबल्स के रूप में श्रेणी में रखते हैं, और यह एक तरह से प्रयोज्य संगत होता है, अर्थात वह उस व्यक्ति के बुद्धि, कौशल आदि पर निर्भर करता है। दूसरा, इसी में टाइप ई वेरिएबल्स भी होता है, जिसका प्राय होता है बुद्धि और प्रेरणा, यानी वह देखने में कैसा लग रहा है लेकिन कार्य करने की क्षमता उसकी कैसी है, वह कैसे लोगों को प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, किस कार्य को और अच्छी तरह से किया जाए। जैसा कि आजकल तमाम प्रकार के दौर में ऐसा चलता है, कार्य करने को तीव्र गति से एक होड़ सी मची हुई है, उसका अधिक से अधिक रिस्पांस लेने की प्रक्रिया चल रही है। तो हर व्यक्ति अपने उस बुद्धि के आधार पर, अपनी अक्षमता के आधार पर अपने टारगेट को डिसाइड करता है, उसको ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, अचीव करता है। तो इस तरह से जो बुद्धि और प्रेरणा होती है, जो कार्य करने की उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता होती है, जो लोगों को मोटिवेट करके अपने अनुकूल बना लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ये सारी चीजें ई वेरिएबल्स अर्थात ई चर के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि प्रयोज्य संगत जो होता है, माने जो रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसमें
तीन भाग हो जाते हैं। पहला भाग प्रयोज्य संगत होता है, फेवरेबल वेरिएबल एलिमेंट होते हैं, जिसमें दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एक टाइप एस और टाइप ई। तो टाइप एस का प्राय होता है जिसमें व्यक्ति के, प्रयोगकर्ता के आयु और व्यक्तित्व के संबंधी गुणों को आंका जाता है, और दूसरा होता है टाइप एस जिसमें उसकी बौद्धिक और प्रेरक शक्तियों को देख करके हम उसका अनुमान करते हैं, कार्य करने की क्षमता उसके अंदर क्या है, इसका एक आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो टाइप ई वेरिएबल्स में बुद्धि और प्रेरणा को लिया जाता है, और जबकि टाइप एस में आयु और व्यक्तित्व को लिया जाता है। अब आता है दूसरा भाग रेलिवेंट का, जिसे हम कहते हैं परिस्थितिगत, सिचुएशनल रेलिवेंट। तो परिस्थितिगत या सिचुएशनल रेलिवेंट का अभिप्राय होता है कि परिस्थितियां कैसी हैं, प्रयोगकर्ता जो अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें माहौल कैसा है, उसमें का एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, इस तमाम चीजों को, यानी अगर वातावरण अनुकूल है, कार्य करने की क्षमता अच्छी है, ताप, टेम्परेचर, यानी जैसे जाड़े में मौसम अच्छा है, हम कार्य कर सकते हैं, बहुत अधिक गर्मी है, कार्य करने की क्षमता हमारी घट जाती है, शोरगुल ज्यादा हो रहा है, कार्य करने में दिक्कतें होती हैं, प्रकाश की व्यवस्था अगर कमजोर है तभी कार्य नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा है, चकाचौंध करने वाला तभी दिक्कत होती है। इस प्रकार से परिस्थितिगत रेलेवेंट अर्थात जो प्रासंगिक है, जो शोधकर्ता के या प्रयोज्य के वातावरण को क्या करते हैं, बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देते हैं, बदल देते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता, शोध के अनुसंधान की जो क्षमता है वह परिस्थितिगत ज्यादा होती है। यानी किसी कार्य को करने के लिए पहले परिस्थितियां बनाई जाती, माहौल, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट तैयार करना जरूरी होता है। अगर पठन पाठन के लिए अच्छे माहौल है, शांति है, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पठन पाठन से पुस्तकें आदि रखी हुई हैं, ई लर्निंग की व्यवस्था है, तो बालक कार्य को अच्छी तरह से कर लेता है। लेकिन अगर वहीं पर इन संसाधनों की कमी होती है तो उसकी जो सीखने की क्षमता होती है प्रभावित होती है। इसी को हम परिस्थितिगत या सिचुएशनल रेलिवेंट कहते हैं। तीसरा होता है अनुक्रम संगत, सिक्वेंशनल रेलिवेंट। सीक्वेंस का प्राय होता है जो क्रम होता है, जैसे क्रम का प्राय कि व्यक्ति अभ्यास करता है, कार्य करता है, एक बार, दो बार, तीन बार करता है तो उस कार्य को करने में उसको सफलता मिल जाती है। और उस अभ्यास का प्रभाव पड़ता किस पर है, उसकी थकान पर। अब वो थका कितना है, फैटिक कितना है, उसके अंदर कितनी क्षमताएं काम करने की कम हो गई हैं, क्यों हुई, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से अब थक चुका है। तो थकान का प्रभाव क्या हुआ, फिर थकान के बाद हमें देखेंगे क्या अब भी वह इस वातावरण में अपना अनुकूलन, एडजस्टमेंट कर सकता है। तो एक क्रम होता है, जब हम अभ्यास करते हैं चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, तो उसका जो रिस्पांस हमारे बॉडी पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे हम थकान की स्थिति में आ जाते हैं। थकान की स्थिति में आने के बाद फिर तीसरी स्थिति आती है हमारा एडजस्टिंग करना, समायोजन करने की जो क्षमता होती है, अनुकूलन की क्षमता होती है। तो हमने देखा कि इसमें एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, दूसरे के बाद तीसरा क्रम आ रहा है। जैसे अभ्यास का प्रभाव क्या है, फिर थकान का प्रभाव क्या है, इसके बाद फिर अनुकूलन करने का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा है। इन तमाम चीजों को देखने से अनुक्रम संगत जो सिक्वेंशनल रेलिवेंट होता है, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं ये सिद्ध करते हैं कि बालक या व्यक्ति कितने अधिक घंटों तक, समय तक कार्य को कर सकता है, कब तक उसका मन उसमें स्थिर रह सकता है, कितने समय में वह अपने कार्य को संपादित कर सकता है। इन घंटों को, समय को हम दिनों में या कुछ वर्षों में इसको बांध लेते हैं, इसका मात्रात्मक रूप से उसका एक आकलन कर लेते हैं। इस तरह से जो बहिरंग या अस्त व्यस्त कर देने वाले या प्रासंगिक या संगत चर जो होते हैं, ये स्वतंत्र चर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी मात्राओं को घटा बढ़ा करके, प्रयोगकर्ताओं की संख्याओं को बढ़ा घटा करके हम किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी जल्दी समाधान करने में अपने को समर्थ हो पाते हैं। तो यह देखा जाता है कि जो चर होते हैं, अगर ये चर, इनके जो निर्धारण करने की क्षमता अगर एक शोधकर्ता के अंतर्गत अच्छी तरह से नहीं है तो अपने उस शोध कार्य को उत्तम रूप से सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि जो शोध होता है, रिसर्च जो होता है, वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, एक वैज्ञानिक पैटर्न पर चलने वाला होता है। उसके अंदर उसके जो परिणाम होते हैं, उनके जो कार्य करने की जो विधियां होती हैं, वे बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम में होती हैं। उनका एक जो अनुक्रम होता है वह बहुत ही सटीक होता है। उसके जो रिस्पांस होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। उसकी जो उपयोगिता होती है वह सर्वमान्य होती है।
इस तरह से वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, वैलिडिटी आदि के आधार पर जो रिसर्च होता है, जो शोध होता है, उसके जो परिणाम होते हैं लोगों के लिए ग्राह्य होते हैं, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। यही कारण है कि जब भी हम किसी समस्या का चयन करें तो उसकी जो परिकल्पना बनाएं, उसमें जो चरों को डिसाइड कर रहे हैं, उन चरों को डिसाइड करना, निर्धारित करना, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो परिकल्पना चरों पर आधारित होती है, वेरिएबल्स से आधारित होती है। वेरिएबल्स उनके गुण और दोषों पर आधारित होते हैं। गुण मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में चरों को हम कैसे डिसाइड करेंगे, आश्रित या स्वतंत्र चर के रूप में हम किनको ग्रहण करना चाहते हैं। तो इस तरह से चरों के ऊपर ही समस्त कार्य करने की जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, वह निर्भर होती है। इसलिए चर किसी भी शोध का एक मूल भाग होता है। जब हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के रूप में विभाजित कर लेते हैं। स्वतंत्र चर का प्राय होता है जिसमें हम किसी प्रकार से वस्तुओं को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो प्राश्रित चर या आश्रित चर होता है, जो जिसे हम कहते हैं कि इनडिपेंडेंट, जो दूसरे पर निर्भर हैं, अगर ऐसे चरों को हम देखें, यह व्यक्ति के गुण पर, उसकी आयु पर, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, धर्म है, इत्यादि पर डिपेंड होता है, जिसको हम ना तो बदल सकते हैं, ना तो कर सकते हैं, क्योंकि वह उनकी एक अपनी सोच होती है, उनकी एक आयु होती है जिस पर वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र चर होता है, जिसके आधार पर हम अधिक से अधिक वेरिएबल्स को लगा करके कार्य में अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, चाहे पुरस्कार द्वारा, चाहे दंड के द्वारा, चाहे प्रशंसा के द्वारा। तो जो आश्रित चर होता है, यह हमेशा प्रयोगकर्ता के अधीन होता है, उसके नियंत्रण होता है। जबकि जो आश्रित चर होता है, वह प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में नहीं होता है, वह उद्दीपन करता है। प्रयोगकर्ता सीखने वाला, उसको सीखने के लिए आगे बढ़ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या आश्रित चर उस व्यक्ति के ऊपर, उसके आयु के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्रयोगकर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के फलस्वरूप वह अपना रिस्पांस देता है। इस तरह से आज आपने क्या देखा कि जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आश्रित चर, दूसरा होता है स्वतंत्र चर। फिर आपने क्या देखा कि इन चरों के जो कार्य करने की जो एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है, वह मूल रूप से देखा जाए तीन प्रकार की होती है। कि बिना उद्दीपन या स्टिमुलस के, उत्तेजक के कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती कहां पर है? किसी न किसी एक जैविक में होती है, प्राणी में होती है, जिसके आधार पर उसके अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्यों की प्रतिक्रिया उसकी कैसी है, यह सब कुछ उसके व्यवहार के द्वारा हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा मनोविज्ञानों के द्वारा उनमें जो अन्वेषण किए गए हैं, जो जीव जंतुओं पर किए गए हैं, यह सिद्ध करता है कि जैविक जो चर होते हैं, ये उद्दीपन और रिस्पांस के द्वारा ही हम उनके गुणों को, उनके दोषों को जान सकते हैं। अब आता है कि आश्रित चर भी गुणात्मक और मात्रात्मक चर के रूप में दो प्रकार होता है। जिसमें गुणात्मक चर का प्राय होता है, जिसमें आयु है, लिंग है, संप्रदाय है, जाति है, धर्म है, ऐसी चीजों पर हम अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, वे आश्रित होते हैं। मात्रात्मक रूप से भी हम उसको अच्छी तरह से नहीं जान पाते, लेकिन जो मात्रात्मक चर आश्रित चर के अंतर्गत होता है, हम उसको एक स्थिर संख्या के रूप में उसका मापन कर सकते हैं। जैसे सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे सेकंड का हजारों भाग तक हम उसकी गणना कर सकते हैं, एक अणु के हजारों भाग परमाणु तक की गणना कर सकते हैं। एक कंटिन्यूअस होते हैं, दूसरा होता है डिस्क्रीट खंडित चर। खंडित चर का प्राय होता है जैसे हम कभी कभी कुछ चीजों की गणना के द्वारा केवल उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसका सही रूप से मापन नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को या प्राणी को हम अगर उसके भाग को, शरीर को बांट देते हैं तो वह नष्ट हो जाता है, उसकी गणना करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से जो सतत चर कंटिन्यूअस होता है या अनवरत चलने वाला चर होता है, खंडित चर के अंतर्गत कुछ ना कुछ हमारे नियम, बाध्यताएं होती हैं, शर्तें होती हैं, जिसके आधार पर हम उसकी गणना नहीं कर सकते, उसकी सही मापन मात्रात्मक रूप से नहीं कर सकते, बस केवल उसकी एक गिनती कर सकते, गणना कर सकते कौन कितना है। इसी तरह से जो तीसरा चर मूल रूप से आता है, जिसे हम रेलिवेंट या बहिरंग या अस्त व्यस्त कर देने वाला या प्रासंगिक या संगत चर आदि नामों से जानते हैं। यह चर एक ऐसा चर होता है कि जो व्यक्ति को, जो प्रयोगकर्ता के संगत के आधार पर, उसके फेवर के आधार पर, उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर डिपेंड होता है। दूसरा परिस्थितिगत, उस समय की परिस्थितियां क्या हैं, उस समय के जो
व्यवस्थाएं हैं, माहौल है, इसके आधार पर वह किस प्रकार के चरों का ग्रहण करता है। तीसरा होता है अनुक्रम संगत या सीक्वेंस रिलेवेंट, अर्थात अभ्यास, थकान और उसका जो एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता होती है, क्या इनके आधार पर हम कार्य को उत्तम रूप से कर सकते हैं, अपना एक उत्तम रिस्पांस, गुड रिस्पांस दे सकते हैं, बेस्ट रिस्पांस दे सकते हैं। यह सारी चीजें चरों के निर्धारण पर ही डिपेंड है। उन चरों का जो परीक्षण होता है उसके आधार पर ही डिपेंड होता है। तो अब आप इस चीज पर निश्चित रूप से विचार करें, चरों का निर्धारण कैसे करें। जैसे हमने 2 उदाहरण दिया कि क्या अधिक पढ़े लिखे बुद्धिमान माता पिता की संतानें कम पढ़े लिखे कम बुद्धिमान माता पिता की संतानों की अपेक्षाकृत अधिक बुद्धि स्तर वाली होती हैं। इसमें 2 चर हैं, एक बुद्धि का स्तर, दूसरे माता पिता। उसी तरह से कहा जाए कि लड़कियों की जो आंकिक योग्यता होती है लड़कों की आंकिक योग्यता की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम चरों को डिसाइड करते हैं, एक स्वतंत्र चर के रूप में, दूसरा परतंत्र चर के रूप में। जब स्वतंत्र और परतंत्र दोनों चरों को बना लेते हैं तब उसका हम प्रभाव देखते हैं। स्वतंत्र चर अर्थात हम व्यक्तियों की संख्या को घटा बढ़ा करके हम बुद्धि की क्षमता को आंक सकते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र आश्रित चर होता है वह व्यक्ति की बुद्धि है, उसकी अपनी एक गुण है, उसकी अपनी एक प्रेरणा है, जिसको ना तो हम जल्दी बदल सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र चरों के द्वारा ही हम आश्रित चरों के रिस्पांस को जानने का प्रयास करते हैं। तो यह एक शोध का ऐसा शब्द है जो बहुतायत रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए हमें यह लगा कि आपको इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है, इसके विषय में कहा गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आया, समझ में आया हो, तो आप इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से अनुसंधान संबंधित, शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित तमाम प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रतियोगी सामग्री अगर आपको तुरंत प्राप्त करनी हो तो जो बेल आइकन है, घंटी के निशान है, उसको आप दबाएं।